हेलो दोस्तों, मेरा नाम है गीतेश यादव और हम आज इकोनॉमिक्स का अगला लेक्चर पढ़ेंगे। मौद्रिक नीति जो हमारा इस टॉपिक का आखिरी सब्जेक्ट है और उसके बाद हम नया टॉपिक उठाएंगे इकोनॉमिक्स में। तो स्टार्ट करते हैं। मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति या मॉनेटरी पॉलिसी यह किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा या साख की मात्रा को नियंत्रित करने वाली नीति है और हर देश की केंद्रीय बैंक, जैसे हमारे यहाँ है आरबीआई जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा था, उसके द्वारा ये लागू किया जाता है। जैसे यूएसए में फेडरल रिजर्व बैंक है, उसके द्वारा मौद्रिक नीति निर्धारित की जाती है। ये अर्थव्यवस्था में उस प्रकार से कार्य करती है कि मुद्रा की तरलता एवं ब्याज दर की सरकार की नीति या केंद्रीय बैंक की नीति के अनुसार देश में लागू हो। और इसके साथ ही ये उन सभी उपायों टूल्स के माध्यम से जो हम यहाँ पर आज पढ़ेंगे, CRR, SLR, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर, बैंक दर, ये मौद्रिक नीति को निर्धारित या फिर नियमित करने की टूल्स या साधन कहे जाते हैं। तो स्टार्ट करते हैं मौद्रिक नीति की परिभाषा से। साधारण शब्दों में अगर कहें तो साधारण शब्दों में अर्थव्यवस्था में, किसी भी देश की अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा को नियमित या नियंत्रित करना मौद्रिक नीति कहलाती है। और अगर हम इसे वैज्ञानिक शब्दों में कहें तो सबसे अच्छी परिभाषा कही जाती है कि किसी भी देश की सरकार द्वारा उस देश के केंद्रीय बैंक के माध्यम से अर्थव्यवस्था में विशेष आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु विशेष आर्थिक उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु किए गए उपायों को मौद्रिक नीति कहा जाता है। इन उपायों में हम विभिन्न प्रकार की परिभाषाएं देखेंगे, CRR, SLR, रेपो दर, रिवर्स रेपो और बैंक दर। तो अब देखते हैं इसका उद्देश्य, मौद्रिक नीति को लागू करने के उद्देश्य क्या क्या है। ये 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, इसलिए हम 3 पॉइंट में इसको कंप्लीट करेंगे। सबसे पहले मुद्रास्फीति को नियंत्रित करना। या साधारण शब्दों में कहें तो महंगाई दर को नियंत्रण में रखना, महंगाई दर का नियंत्रण। दूसरा इसका है विदेशी मुद्रा विनिमय दर में स्थिरता। इकोनॉमिक्स में के शब्दों में कहे तो इसे कहते हैं ट्रस्ट ऑन योर करेंसी। पारिभाषिक शब्द है ट्रस्ट ऑन योर करेंसी। तो ये मौद्रिक नीति के कुछ प्रमुख उद्देश्य है। और इसमें एक और उद्देश्य देखा जाता है कि बेरोजगारी नियंत्रण या बेरोजगारी में कमी करना भी मौद्रिक नीति का एक प्रमुख उद्देश्य है। बेरोजगारी में जैसे अर्थव्यवस्था में अगर मुद्रा की मात्रा में वृद्धि होती है तो लोगों के पास में धन की अधिकता होने से वो अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध करा सकते हैं। परंतु ये एक निश्चित सीमा में रहना चाहिए, अन्यथा अगर इसकी सीमा बढ़ जाती है बेरोजगारी नियंत्रण में रखने के कारण, अगर मौद्रिक नीति में हम आमूलचूल परिवर्तन कर दे तो इससे विदेशी मुद्रा, हमारी जो देश की मुद्रा है उसकी वैल्यू अन्य देशों में कम होती है, जिससे नकारात्मक प्रभाव पड़ता है आयात व निर्यात पे। तो इन सभी चीज़ों के ध्यान में रखते हुए मौद्रिक नीति को निर्धारित किया जाता है। अब देखते हैं हम मौद्रिक नीति को निर्धारित करने या मौद्रिक नीति के कुछ साधन या टूल्स जो हर बैंक का या SSC या हर एग्ज़ाम में इम्पॉर्टेंट होते हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। CRR, SLR, रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और बैंक दर, इन सभी में बहुत कंफ्यूजन होता है। इस कारण हम इसे आराम से समझेंगे और सरल शब्दों में समझेंगे ताकि ये हमें हमेशा याद रह सके। तो सबसे पहले देखते हैं CRR, कैश रिजर्व रेशो या नगद आरक्षित अनुपात। यह वह दर है जो किसी भी वाणिज्यिक बैंक, ये सभी दरें
हम वाणिज्यिक बैंक के सापेक्ष देखेंगे या वाणिज्यिक बैंक को आधार में रखकर देखेंगे। वह दर जिस पर कोई भी वाणिज्यिक बैंक अपनी कुल जमा राशि का कुछ प्रतिशत आरबीआई के पास रखती है, उसे कहते हैं सीआरआर। जैसे मान के चलो, हम उदाहरण के रूप में देखते हैं इसको। सीआरआर माना किसी भी वाणिज्य बैंक जैसे एसबीआई, उसके पास 100 रुपये जमा है, तो उसमें से सीआरआर माना 4% है, तो 100 रुपये में से उसे 4 रुपये आरबीआई के पास सीआरआर के रूप में जमा रखना होता है। अब उसे बची हुई 96 रुपीज़ में से उसे साख की व्यवस्था या अपने अन्य साधनों के लिए धन की प्राप्ति कर सकता है। सीआरआर वह राशि है जो किसी भी वाणिज्यिक बैंक द्वारा आरबीआई के पास जमा की जाती है, एक प्रकार से सिक्योरिटी मनी, सिक्योरिटी मनी कह सकते हैं इसको। तो ये हुई सीआरआर। अब अगली डेफिनेशन हम देखते हैं, एसएलआर, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशो, वैधानिक तरलता अनुपात। ये वह बैंक दर है या वह दर है जिस पर वाणिज्यिक बैंक कुल जमा राशि, किसी भी बैंक में कुल जमा राशि का वह प्रतिशत या वह दर जिस पर कुछ राशि वह अपने स्वयं के पास रखती है। जैसे माना एसबीआई कोई एक वाणिज्यिक बैंक है, उसके पास 100 रुपये की राशि जमा है, तो वह एसएलआर के रूप में लगभग 16% राशि अपने पास रखेंगी और 4% हो गया सीआरआर। तो लास्ट में उसके पास बचती है 80 रुपये, जिसे वह साख के रूप में उपलब्ध करा सकती है लोगों को या फिर कॉरपोरेट जगत को। तो ये हुई एसएलआर। ये दोनों परिभाषा को हम फिर से देखते हैं। सीआरआर है वह दर जो किसी भी वाणिज्यिक बैंक के द्वारा आरबीआई के पास जमा होती है, जो वर्तमान में है 4.5%। यहाँ ध्यान देने बात योग्य यह है कि मौद्रिक नीति का हर 2 माह में आरबीआई के द्वारा समीक्षा की जाती है और अगर कुछ परिवर्तन करना है तो आरबीआई के द्वारा किया जाता है। हम लास्ट में इसमें देखेंगे मौद्रिक नीति समिति जो वर्तमान में कार्यरत है, जो मौद्रिक नीति का निर्धारण करती है, उसके बारे में जो 3 मार्कर में एक क्वेश्चन आ चुका है। तो अब सीआरआर के बारे में हमने देखा, अब देखते हैं एसएलआर। ये दोनों परिभाषा एक दूसरे से जुड़ी हुई, इसलिए कंफ्यूजन बहुत होता है। तो एसएलआर वह रेशो है या वह दर है जो बैंक अपने पास स्वयं जमा रखती है, एक प्रकार की सिक्योरिटी मनी के रूप में। ये दोनों दरें यह निर्धारण करती है कि बैंक के द्वारा किसी भी धनराशि जो उसके पास जमा है उसका कितना प्रतिशत आरबीआई के पास जमा कर रहे या स्वयं के पास कितना प्रतिशत जमा रहे। तो ये दोनों होने के बाद हम देखते हैं रेपो दर। इसका साधारण बात में अर्थ होता है पुनः प्राप्ति, पुनः प्राप्ति। रेपो दर अर्थात पुनः प्राप्ति यह वह दर है जिसमें आरबीआई किसी भी वाणिज्यिक बैंक को ऋण उपलब्ध कराता है। और यहाँ पर अल्पकालिक इसलिए लिखा है क्योंकि लास्ट में हम देखेंगे बैंक दर, तो यहाँ पे दीर्घकालिक ऋण होता है वो आता है बैंक दर के अंदर। और जब आरबीआई किसी भी वाणिज्यिक बैंक को अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है तो वो रेपो दर पे होता है। और वर्तमान में रेपो दर होता है या फिर वर्तमान में रेपो दर है 5.4%, 5.4% है वर्तमान में रेपो दर। रेपो दर अर्थात वह राशि जो आरबीआई ऋण के रूप में जब वाणिज्यिक बैंकों को उपलब्ध कराती है तो उसका कितना प्रतिशत दर पे वह उपलब्ध कराती है, वह होता है रेपो दर। अब रिवर्स रेपो ये ठीक उसका उल्टा होता है, नाम से ही समझ में आ रहा है कि जब आरबीआई बैंकों से वाणिज्यिक बैंकों से ऋण लेती है
जैसे एसबीआई से आरबीआई जब ऋण लेती है तो यहाँ पे रिवर्स रेपो दर लागू होता है, जो वर्तमान में है 3.35%। ये हर प्रति 2 माह में परिवर्तित किए जाते हैं आरबीआई के द्वारा, इसलिए याद देने योग्य है नहीं। पर अगर बैंक की तैयारी कर रहे हो, जैसे हाल ही में एसबीआई क्लर्क की एग्ज़ाम आए हैं, तो वहाँ पर ये डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है एसबीआई प्री में कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो दर, रिवर्स रेपो वर्तमान में कितना प्रतिशत है, तो उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और एसएलआर है वर्तमान में लगभग 18%। लास्ट में हम देखेंगे कि इनके कम ज़्यादा करने से अर्थव्यवस्था पे किस प्रकार से प्रभाव पड़ता है। अब देखते हैं बैंक दर और रेपो दर। इनमें एक छोटा सा अंतर ये है कि जब आरबीआई व्यापारिक बैंकों को दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती है तो वो बैंक दर के अंदर आता है, और जब आरबीआई अल्पकालिक ऋण व्यापारिक बैंकों को उपलब्ध कराती है तो वो रेपो दर के अंडर आता है। ये बेसिक अंतर है बैंक दर और रेपो दर में। जब आरबीआई अल्पकालिक ऋण उपलब्ध कराती है तो आता है रेपो दर के अंदर, और जब दीर्घकालिक ऋण उपलब्ध कराती है व्यापारिक बैंकों को तो आता है बैंक दर के अंदर। तो ये हुई कुछ बेसिक डेफिनेशन मौद्रिक नीति की प्रमुख टूल्स की। और अब हम देखते हैं मौद्रिक नीति समिति, जो वर्तमान में एक नया क्वेश्चन उभरा है, MNP, मौद्रिक नीति समिति। ये क्वेश्चन 3 मार्कर में पूछा जा सकता है, क्योंकि ये एक नया क्वेश्चन है और हाल ही में इसका गठन किया गया है। तो इसके बारे में हम कुछ पॉइंट देखते हैं। MNP या मौद्रिक नीति समिति, इसका गठन हुआ 27 जून 2016 को। 27 जून 2016 को MNP का गठन हुआ। इसकी संरचना देखेंगे। ये 6 सदस्यीय कमेटी है, जिसमें 3 सदस्य आरबीआई से होते हैं और 3 बाहरी सदस्य होते हैं। इसका प्रमुख उद्देश्य है मौद्रिक नीति का निर्धारण करना और समय समय पर इसकी समीक्षा करना। तो ये हुई MNP समिति, जिसका गठन हुआ 27 जून 2016 को, और ये 6 सदस्य होती है, जिसमें आरबीआई के 3 सदस्य होते हैं और 3 बाहरी सदस्य होते हैं। लास्ट में हम देखते हैं कि आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण कैसे किया जाता है। तो आरबीआई के द्वारा साख नियंत्रण 2 प्रकार से किया जाता है। एक परिमाणात्मक और एक होता है चयनात्मक या गुणात्मक। चयनात्मक और गुणात्मक ये दोनों एक ही हैं। तो परिमाणात्मक में अंतर, यहाँ पर बैंक दरों में परिवर्तन किया जाता है। बैंक दर जो हमने अभी देखा, CRR, SLR, बैंक दर या रेपो दर, रिवर्स रेपो, इनमें परिवर्तन किया जाता है, तो वो आता है परिमाणात्मक परिवर्तन के अंतर्गत। बैंक दर में परिवर्तन और खुले बाजार की क्रियाएं। खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत आता है जैसे प्रतिभूति, बॉन्ड्स, या फिर कहे कि अन्य प्रकार की ऋण पत्र, प्रतिभूति, जिन्हें बॉन्ड्स कहा जाता है, इनके क्रय विक्रय खुले बाजार की क्रियाओं के अंतर्गत आता है। तो ये 2 प्रकार में, पहला प्रकार हुआ परिमाणात्मक, जिसमें साख नियंत्रण आरबीआई के द्वारा किया जाता है। परिमाणात्मक इसमें बैंक दरों में परिवर्तन, जिसमें आता है CRR,
SLR, रेपो दर और रिवर्स रेपो। और दूसरा होता है इसमें तरीका या उपाय खुले बाजार की क्रियाएं, जिसमें आते हैं प्रतिभूति, ऋण पत्र या फिर अन्य प्रकार के बॉन्ड्स जो RBI के द्वारा क्रय विक्रय कर परिणात्मक साख नियंत्रण किया जाता है। और दूसरा इसका तरीका होता है चयनात्मक या फिर गुणात्मक। इसके अंतर्गत अर्थव्यवस्था के किसी विशेष क्षेत्र जैसे कृषि या उद्योग या सेवा क्षेत्र जिनको अगर साख की आवश्यकता हो तो उनके लिए अलग से एक विशेष नीति बनाई जाती है। इसे कहते हैं चयनात्मक या गुणात्मक। मतलब अर्थव्यवस्था के एक विशेष क्षेत्र, प्राथमिक, द्वितीयक या तृतीयक, इनमें ध्यान में रखकर अर्थव्यवस्था के विशेष क्षेत्रों को ध्यान में रखकर साख निर्धारण करना, यह आता है चयनात्मक या गुणात्मक साख नियंत्रण के अंतर्गत। तो ये हमारी RBI की मौद्रिक नीति हुई। और अब हम देखते हैं अर्थव्यवस्था पे मौद्रिक नीति का प्रभाव किस प्रकार से पड़ता है। तो बैंक दरों में बैंक दर जैसे सबसे पहले हुई CRR। अगर CRR को हम बढ़ाते हैं, CRR के अंतर्गत आता है कि RBI के पास में कितना धन व्यापारिक बैंक जमा करे। मान के चलो 4% वर्तमान में है बैंक दर। तो अगर ये बढ़ता है तो वाणिज्यिक बैंकों की ऋण देने की क्षमता कम होती है, जिससे मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में कम होगी। यानी अर्थव्यवस्था में मुद्रा की कमी करने हेतु CRR को बढ़ाया जाता है। और इसी प्रकार से SLR जो वर्तमान में 18% है, अगर इसमें वृद्धि करे, SLR मतलब किसी भी बैंक द्वारा अपनी कुल जमा पूंजी का वह प्रतिशत जो है उसे स्वयं के पास में जमा रखना होता है। अगर इसे हम बढ़ाते हैं तो इससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में कमी आएगी। क्योंकि जैसे यहाँ पे हम उदाहरण से समझते हैं, 100 रुपये में से अगर 18 रुपये 18 रुपीज़ अगर SLR के रूप में वह स्वयं के पास रखेगा तो उसकी ऋण देने की क्षमता रहेगी 82 रुपीज़। यानी SLR से बढ़ने के अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम होती है। और ऐसे ही बैंक दर, रेपो दर, इनके भी बढ़ने से अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कमी होगी, जो महंगाई दर नियंत्रण का एक प्रमुख साधन RBI के द्वारा अपनाया जाता है। यहाँ पे एक नेगेटिव रूप में होता है रिवर्स रेपो दर। जब व्यापारिक बैंकों या वाणिज्यिक बैंकों से RBI ऋण लेती है तो वह रिवर्स रेपो दर पर रहती है। जब रिवर्स रेपो दर बढ़ता है मतलब RBI अधिक दर पर व्यापारिक बैंकों से ऋण लेती है तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में कमी आती है। क्योंकि जब RBI के पास अगर ऋण जाता अधिक मात्रा में अगर धन जाता है तो मुद्रा की मात्रा अर्थव्यवस्था में कम होगी। तो एक सामान्य सिद्धांत है मौद्रिक नीति का कि अगर बैंक दरों में वृद्धि करते हैं तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा कम होती है। कुछ विशेष परिस्थितियों में लागू नहीं होता, परंतु जनरली यही लागू होता है कि अगर बैंक दरों में वृद्धि कर दे तो अर्थव्यवस्था में मुद्रा की मात्रा में कमी होगी। तो इस प्रकार से हमने देखा
भारत की मौद्रिक नीति जो केंद्रीय बैंक के द्वारा, केंद्रीय बैंक यानी आरबीआई, जो हमने फर्स्ट लेक्चर में पढ़ा, नियंत्रित की जाती है। अब हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे एक नया टॉपिक। और ये पूरा जो हमारे 4 टॉपिक हो चुके हैं, ये एक कंबाइन इसका एक लेक्चर बनेगा रिवीजन के तौर पे लास्ट में, जिसमें हम ये पूरी जो श्रृंखला 4 लेक्चर की हुई है उनको फिर से रिवाइज करेंगे। सो धन्यवाद फ्रेंड्स, थैंक यू।